अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। 8:30 बजने में अभी 2 घंटे बाकी थे। मैंने बड़ी मुश्किल से 1.5 घंटा इसके तन्हाई में गुजारा और बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। सबसे पहले मैंने अपने सीधे हाथ की जेब में रखी हुई जहरीली बॉल पॉइंट पेंसिल को निकाल कर चेक किया। बॉल पॉइंट का रुख दीवार की तरफ करके उसका खशखाश के बराबर खुफिया बटन दबाया। मामूली सी आवाज़ आई और बॉल पॉइंट में से जहरीली सुई फायर होकर दीवार में जा घुसी। मुझे बॉल पॉइंट की नोक में से जहरीली सुई निकलती नजर नहीं आई थी। मैंने ज़रा झुककर आगे बढ़कर झुककर दीवार को देखा। दीवार की सफ़ेदी एक जगह से नुक्ते के बराबर थी। मैंने मज़ीद गौर से देखा। वहाँ दीवार में बल्ब की रोशनी में नुक्ता सा चमकता नजर आया। ये जहरीली सुई ही थी। मैंने बॉल पॉइंट जेब में अच्छी तरह से संभाल कर रख लिया। मुझे बम्बई, झांसी, भोपाल लाइन से दिल्ली पहुंचना था। उस लाइन पर कलकत्ते वाला ताज़ा खतरा नहीं था, लेकिन रास्ते में ग्वालियर का स्टेशन पड़ता था। यहाँ के फौजी टॉर्चर सेंटर से भी मैं दुश्मन के 2-1 फौजियों का खून करके भागा था। अगरचे इस बात को महीना गुजर गया था, लेकिन मिलिट्री और सिविल पुलिस मेरी तलाश में ज़रूर हो गया। चुनाचे मैंने सोच लिया था कि जब ग्वालियर का स्टेशन करीब आ रहा होगा तो मैं रेल के डब्बे के टॉयलेट में घुस जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि जब तक गाड़ी वहां खड़ी रहे अंदर ही छुपा रहूं। मेरा लिबास इस वक्त ये था कि पतलून के ऊपर कमीज थी, कमीज के ऊपर ठंडी जैकेट थी जिसके सारे बटन खुले थे। जहरीली बॉल पॉइंट मैं पतलून की जेब में इसलिए रखता था कि जैकेट की निस्बत पतलून से बॉल पॉइंट निकाल कर फायर करने में आसानी होती थी, और फिर खतरे के इलाके में आदमी पतलून में हाथ डालकर भी चल फिर सकता है। जैकेट की अंदरूनी तरफ वाली जेब में हाथ डालकर नहीं चल फिर सकता। जब मैंने महसूस किया कि मैं चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ तो अल्लाह का नाम लिया और कमरे की सीढ़ियाँ उतर कर नीचे डेवड़ी में आया। डेवड़ी का दरवाज़ा खोल कर बाहर झांक कर देखा। नीम अंधेरे में गली खाली पड़ी थी। मैंने बाहर आकर डेवड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया और सर झुकाकर खामोशी से पतलून की जेबों में हाथ डालकर गली में से गुजरता हुआ उस गली में आ गया जो सिनेमा हाउस वाली गली थी। यहाँ से सिनेमा हाउस की लॉबी में आ गया। लॉबी में से भी बड़ी बेनियाजी से चलता हुआ निकलकर फुटपाथ पर चलने लगा। 6:15 बजे वाला शाम का शो अभी ख़त्म नहीं हुआ था। चौक में शो टूटने पर सवारियाँ लेने के लिए 2-4 खाली टैक्सियाँ और मोटर रिक्शे खड़े थे। मुझे सबसे पहले एक रिक्शा ही मिला। मैं उसमें बैठ गया और ड्राइवर से कहा, बम्बई सेंट्रल चलो। रिक्शा ड्राइवर ने कहा, बाबू हम अपनी सवारी के लिए खड़ा है, तुम दूसरा रिक्शा ले लो। मैं चुपके से रिक्शे में से निकल आया। साथ ही दूसरा रिक्शा खड़ा था। उसका ड्राइवर मेरी तरफ बढ़ा। कहाँ जाएगा बाबू? मैं उसे वहाँ कुछ नहीं बताना चाहता था, लेकिन पहले रिक्शे वाले ने उसे कहा, बाबू बम्बई सेंट्रल जाएगा। दूसरे रिक्शे वाले ने बीड़ी का कश लगाकर उसे सड़क पर फेंकते हुए कहा, बैठिए बाबू। अब ज़रूरी हो गया था कि मैं रिक्शे में बैठने से पहले निगाह डालकर इर्द गिर्द का जायजा लूँ, क्योंकि वहाँ कुछ लोग मौजूद थे। मैंने जैसे ही नज़र डाली तो मुझे वही गंजा आदमी नज़र आया जो जाफ़र भाई की कोठरी में नियाज के लड्डू लेकर आया था और जिसके बारे में जाफ़र भाई ने कहा था कि वो यकीनन खुफिया पुलिस का आदमी है। मैं एकदम मोहतात हो गया। मैं रिक्शे में बैठ चुका था और मेरे बैठते ही रिक्शा भी चल पड़ा था। जैसे ही रिक्शा घूमकर सड़क पर आया, मैंने रिक्शे की अगली खिड़की में से पीछे देखा। खुफिया पुलिस वाला एक टैक्सी में बैठ रहा था। ये मुसीबत मेरे पीछे लग गई थी। अब मुझे बेहद मोहतात होकर रहना था। मैं सोचने लगा कि इस आदमी को मुझ पर शक ज़रूर पड़ा है। उसके पास मेरे किसी कमांडो एक्शन से होने वाली तबाही की कोई इतला नहीं है। यानी ये नहीं मालूम कि मैं किस कदर ख़तरनाक कश्मीरी हुर्रियत पसंद कमांडो हूँ और मैं कैसा कैसा नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा चुका हूँ। उसके लिए मैं वहाँ एक बिल्कुल अजनबी आदमी हूँ और वो महज अपनी ड्यूटी पूरी करने और रोज़ नामचा भरने की खातिर मेरे पीछे लगा है। जब मैं रेलगाड़ी में बैठकर बम्बई शहर से निकल जाऊंगा तो वो भी मेरा पीछा छोड़ देगा। रिक्शा बम्बई के रोशन और बारौनक बाज़ारों में से गुजर रहा था। मैंने होशियारी से पीछे सड़क पर निगाह डाली। एक टैक्सी थोड़े फासले पर रिक्शे के पीछे आ रही थी। दूसरी टैक्सियाँ और गाड़ियाँ मेरे रिक्शे को ओवरटेक करके आगे निकल गई थीं।
मगर ये टैक्सी मेरे आगे नहीं निकल रही थी। मैं समझ गया कि टैक्सी में खुफिया पुलिस वाला गंजा आदमी बैठा है और बराबर मेरा ताक़ुब कर रहा है। मैंने उसे ज़्यादा अहमियत ना दिया। ये मेरी गलती थी। मैं इसलिए मुतमईन था कि एक तो मैंने बम्बई के इलाके में कमांडो एक्शन वाली वारदात नहीं की थी, दूसरे ये खुफिया पुलिस वाला महज खाना पूरी के लिए मेरा पीछा कर रहा है और मुझे बम्बई शहर से बाहर जाता देखकर ये अपने आप वापस चला जाएगा। चुनाचे मैंने जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगा लिया और खामोशी से काशे लगाने लगा। चौक से घूमकर दूसरी सड़क पर आया तो मैं बड़ी एहतियात से पीछे निगाह डाल लेता। खुफिया पुलिस वाले की टैक्सी बराबर मेरा पीछा कर रही थी। किसी वक्त मुझे कुछ बेचैनी सी लग जाती कि ये आदमी मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी न कर दे। फिर ये सोचकर मुतमिन हो जाता कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई तो मैं इसे आसानी से हलाक कर सकता हूँ। मैंने रक्शे वाले से कहा, तेज़ तेज़ चलो भैया। बम्बई का बोरी बंदर के बाद दूसरा बड़ा रेलवे स्टेशन बम्बई सेंट्रल आ गया। मैं टैक्सी से उतरा और यह जाहिर करते हुए कि मैं काम शहरी हूँ, जेबों में हाथ डाले स्टेशन में दाखिल हो गया। टिकट मेरे पास ही था। वहाँ कोई ऐसा गेट नहीं था जिस तरह दूसरे शहरों के रेलवे स्टेशनों पर गेट बने होते हैं, जहाँ मुसाफिर टिकट बाबू को टिकट दिखाकर प्लेटफार्म पर आते हैं। प्लेटफार्म सामने ही था। कितने ही प्लेटफार्म साथ साथ बने हुए थे, जहाँ कहीं कहीं गाड़ियाँ भी खड़ी थीं। उनमें बम्बई के मज़ाफ़ात में चलने वाली लोकल ट्रेनें भी थीं। लोकल ट्रेन आकर खड़ी होती, पहले मुसाफिर उतरते, दूसरे मुसाफिर सवार होते और ट्रेन आगे जाने की बजाय पीछे की जानब रवाना हो जाती है, क्योंकि बम्बई सेंट्रल के कुछ प्लेटफार्म ऐसे थे जहाँ से रेलवे लाइन बंद हो जाती थी, यानी टर्मिनल स्टेशन थे। जिस प्लेटफार्म पर मैं आया था वहाँ कोई ट्रेन नहीं खड़ी थी। उस ज़माने में वहाँ मैंने ये रिवाज देखा था कि टिकट ट्रेन के बम्बई शहर से निकलते ही डब्बों में चेक किया जाता था। अब मुझे मालूम नहीं कि वहाँ क्या रिवाज होगा। इसी तरह जब मैं बम्बई आया था तो स्टेशन आने से कोई 10-15 मिनट पहले हमारे डब्बे में एक टीटी आ गया था और उसने सब मुसाफिरों के टिकट चेक किए थे। जब बम्बई ट्रेन के स्टेशन पर पहुंची थी वहाँ टीटी ने हमारे टिकट नहीं देखे थे। प्लेटफार्म की दूसरी जानब पार्किंग लॉट में रक्शे और गाड़ियाँ खड़ी थीं। मैं एक बुक स्टॉल पर खड़े होकर अखबार रिसाले वगैरह देखने लगा। असल में मैं प्लेटफार्म का जायजा ले रहा था और ये देखने की कोशिश कर रहा था कि खुफिया पुलिस का आदमी यहाँ तक आया है कि नहीं। प्लेटफार्म पर अभी मुसाफिरों का रश नहीं हुआ था। कहीं कहीं मुसाफिर खड़े थे। कुछ लोग सामान एक जगह रखे अपनी औरतों बच्चों के साथ बैठे थे। वो आदमी उनमें नहीं था। मैं समझ गया कि चूंकि मैं शहर से निकल कर जा रहा हूँ इसलिए उसने मेरा पीछा छोड़ दिया है। मैंने प्लेटफार्म की घड़ी पर वक्त देखा। ट्रेन के चलने में अभी पौन घंटा रहता था। मैं सेकंड क्लास के मुसाफिर खाने में चला गया। यहाँ एक सिख फौजी अपने सामान के पास बैठा अखबार पढ़ रहा था। ये शाम को छपने वाला अंग्रेजी का अखबार था और उसके करीब एक फैमिली बैठी थी। मोटी औरत ने साड़ी पहनी हुई थी और अपनी छोटी बेटी को फराक पहना रही थी। मैं खामोशी से बाथरूम में चला गया। मुंह पर पानी के छींटे मरे। वहाँ तौलिए लटक रहे थे। मुंह साफ करके वहीं से कंघी उठाकर बालों में फेरी। फिर बाहर प्लेटफार्म पर आकर टी स्टॉल पर खड़े होकर चाय का गिलास लेकर चाय पीने लगा। इस दौरान भी मैंने प्लेटफार्म का भरपूर जायजा लिया। वो गंजा सीआईडी वाला वहाँ नहीं था। उसकी तरफ से मुझे पूरी तरह इत्मीनान हो गया कि अब वो यहाँ नहीं आएगा। उसने रोजनामचे में दर्ज कर लिया होगा कि मुश्तबा शख्स शहर से चला गया है और डायरी सदरी की जेब में डालकर अपना घर चला गया होगा। चाय का गिलास भी ख़त्म हो गया। मैं एक तरफ बेंच पर बैठ गया। तब कहीं जाकर ऐसा ऐसा रेंगते हुए रेल की बोगियाँ एक धचके के साथ प्लेटफार्म पर आकर रुक गई। उस वक्त तक मुसाफिरों का काफ़ी रश हो गया था। ट्रेन के लगते ही मुसाफिरों ने डब्बों पर हल्ला बोल दिया। मैं भी पीछे जाकर थर्ड क्लास के एक डब्बे में बैठ गया। मैं ऐसी सीट पर बैठा था जहाँ डब्बे का दरवाज़ा करीब था। मेरी सीट भी खिड़की वाली थी। आखिर ट्रेन चल पड़ी। उस ट्रेन का नाम मुझे याद नहीं रहा। राजधानी एक्सप्रेस थी या कुछ और था। बड़ी फास्ट ट्रेन थी। बम्बई के मज़ाफ़ात से निकलते ही उसकी रफ्तार तेज़ हो गई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मेरा मिशन मुकम्मल हो गया था। पाक फ़ौज का जवान दुश्मन की कैद में नहीं रहा था।
इस ट्रेन का रूट बम्बई, भोपाल, ग्वालियर और झांसी वाला था। इसे 2 रातों और 1 दिन के सफ़र के बाद दिल्ली पहुंचना था। मैंने सोच रखा था कि दिल्ली पहुंचकर मेरठ तक बस में सफ़र करूंगा और मेरठ से आगे फिर ट्रेन पकड़ लूंगा। इसी तरह मैं लोगों की मुसलसल नज़र में रहने से महफूज रहूंगा। मैंने डब्बे में भी सवार मुसाफिरों को गौर से देखा। यूं ही अपना शक दूर करने के लिए खुफिया पुलिस वाला आदमी उनमें नहीं था। ये उस बला से मेरा हमेशा के लिए पीछा छूट चुका था। मैंने हल्की सी जमा ही लिया और खिड़की के साथ सर लगा दिया। नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। ट्रेन शोर मचाती खेतों और नीम जंगली इलाकों से गुजरती जा रही थी। बाहर से ठंडी और सब्जे की महक वाली हवा के तेज झोंके अंदर आ रहे थे, जो बड़े खुशगवार लग रहे थे। एक्सप्रेस गाड़ी थी और उसके स्टॉप सिर्फ बड़े बड़े स्टेशनों के ही थे। पूरी के स्टेशन पर ज़रा देर के लिए रुकी और फिर चल पड़ी। अगला बड़ा शहर देवलाली था, जो 1 घंटे बाद आया। यहाँ ट्रेन रुकी तो मैं प्लेटफार्म पर उतर गया। मेरे सिगरेट ख़त्म हो गए थे। स्टॉल पर से सिगरेटों का पैकेट खरीदा और एक सिगरेट सुलगाकर प्लेटफार्म पर उस वक्त तक टहलता रहा जब तक कि इंजन ने सीटी ना दिया। सीटी की आवाज़ पर मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने डब्बे की तरफ बढ़ा। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी थी। मैं अपनी सीट पर आकर बैठ गया। डब्बे में कुछ नए मुसाफिर आ गए थे, कुछ पुराने मुसाफिर उतर गए थे। मैंने उन मुसाफिरों की तरफ कोई तवज्जो ना दिया और चलती ट्रेन में से प्लेटफार्म की रोशनियां देखने लगा। जब ट्रेन आउटर सिग्नल से भी निकल गया और उसकी स्पीड भी तेज़ हो गई और बाहर भी रात का अंधेरा छा गया, तो मैं खिड़की से हटकर बैठ गया। डब्बे में काफ़ी रोशनी थी। कुछ मुसाफिर सो गए थे, कुछ सोने की तैयारियां कर रहे थे। अचानक मेरा दिल धक से रह गया। मैंने देखा कि वही खुफिया पुलिस वाला डब्बे के दरवाजे के पास एक संदूक के पास बैठा बाहर देख रहा है और बीड़ी पी रहा है। यकीन करें, उस वक्त एक लम्हे के लिए मेरे सारे जिस्म में खौफ की एक लहर सी दौड़ गई। अगरचे दूसरे लम्हे मैं अपने हवास पर काबू पा चुका था, लेकिन एक खुफिया पुलिस वाले के डब्बे में मौजूदगी ने एक बात साबित कर दी थी कि उसकी नज़र में मैं बड़ा अहम मुजरम या गैर मुल्की जासूस हूँ और वो मुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। मैं उसकी तरफ टिकटकी बांध कर देख रहा था। वो खिड़की में से बाहर देख रहा था। अचानक उसने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। मैंने जल्दी से निगाहें दूसरी तरफ कर ली, लेकिन हमने एक दूसरे को पहचान लिया था। अब मैं उससे बच निकलने की तरकीबों पर गौर करने लगा। यह शख्स मेरे लिए इंतहाई खतरनाक निशान बन चुका था। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि वो मेरा मुसलसल ताक़ुब किस लिए कर रहा है। अगर वो मुझे कश्मीरी हुर्रियत पसंद या पाकिस्तानी जासूस समझता है, तो उसने मुझे बम्बई में ही गिरफ़्तार क्यों नहीं करवा दिया। आखिर उसे मेरे साथ डब्बे में बैठकर सफ़र करने की क्या ज़रूरत थी। ये मुअम्मा मेरी समझ में नहीं आया था, लेकिन मैंने उस गाड़ी को छोड़ देने का फ़ैसला कर लिया था। टिकट मेरे पास मौजूद था। मैं इसके बाद कोई दूसरी गाड़ी पकड़ सकता था। ट्रेन छोड़ने का तरीका मैंने यह सोचा कि अब कोई स्टेशन आएगा और ट्रेन प्लेटफार्म पर खड़ी होगी तो सामने जो स्टॉल भी नज़र आया उसकी तरफ मुंह करके ऊंची आवाज़ में कहूँगा, करीम भैया क्या हाल है। नहीं नहीं, तुम वहीं बैठे रहो, मैं खुद तुमसे मिलने आता हूँ। खुफिया पुलिस वाला यही समझेगा कि मैं सामने स्टॉल वाले से मुखातब हूँ। फिर मैं उतर कर सामने स्टॉल पर जाऊँगा और स्टॉल वाले से यूं ही बातें शुरू कर दूँगा। मौका पाकर स्टॉल के पीछे इस तरह जाऊँगा जैसे मैं किसी चीज़ की तलाश में हूँ और वहाँ से मुसाफिरों के हजूम में घुसकर गुम हो जाऊँगा और फिर स्टेशन से बाहर निकल जाऊँगा। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि मेरी तकदीर कुछ और ही सोच रही है। अगला स्टेशन ही नहीं आ रहा था। मैंने एक मुसाफिर से वक्त पूछा। रात के 11 बजने वाले थे। ट्रेन बड़ी तेज़ रफ्तारी से खुदा जाने कैसे कैसे जंगलों में से गुजरती दौड़ती जा रही थी। मेरी खिड़की के सामने झुके हुए दरख्तों के हेवले तेज़ी से पीछे गुजरते तो शाई शाई की आवाज़ें आती। दिल्ली बम्बई के इस रेलवे रूट से मैं खूब वाकिफ़ था। मुझे फ़ौरन ख्याल आया कि अगला स्टेशन तो जलगांव है, जो 2 घंटे बाद आएगा। शायद इसलिए खुफिया पुलिस वाला बड़े इत्मीनान से बैठा हुआ था। उसे मालूम था कि कम अज़ कम जलगांव तक मैं उसकी नज़रों से गायब नहीं हो सकता। इस शख्स ने मेरे इर्द गिर्द जो ख़तरनाक जाल बुन रखा था वो मेरे गुमान में भी नहीं था। हालांकि मुझे इसका इल्म होना चाहिए था और मुझे चलती ट्रेन में ही आने वाले ख़तरे का सद्भाव कर लेना चाहिए था, और मैं ऐसा कर सकता था।
میرے پاس اس شخص کو ہلاک کرنے کے وہاں سے ایسا ہتھیار تھا کہ جس کے فائر کی معمولی سی آواز بھی نہیں آتی تھی، اور آدمی اچانک یوں مر جاتا جیسے اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہو۔ لیکن انسان کی زندگی میں کبھی کبھی ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے جہاں سوچ سمجھ اور عقل رکھتے ہوئے بھی آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے اور غافل ہو جاتا ہے۔ میں نے نظریں بچا کر دروازے کے پاس صندوق پر بیٹھے ہوئے خفیہ پولیس والے کو دیکھا۔ وہ کھڑکی کی طرف منہ کیے چپ چاپ بیٹھا تھا، اور اس کے رویے سے یہ ظاہر ہوا تھا کہ وہ میرے لیے ٹرین میں سوار نہیں ہوا، بلکہ وہ اپنے طور پر کسی دوسرے شہر جانے کے واسطے سفر کر رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے بھی یہی خیال آیا کہ اگر اس شخص نے مجھے پکڑوانا ہی ہوتا تو اسے میرے ساتھ ٹرین میں سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بمبئی میں ہی مجھے گرفتار کروا سکتا تھا۔ لیکن یہ بھی اپنی جگہ پر ایک حقیقت تھی کہ وہ لکشمی سینما گھر کے باہر مجھے رکشے میں سوار ہوتا دیکھ کر میرے پیچھے لگا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص آخر مجھ سے کیا چاہتا تھا۔ میں اسی پرپیچ الجھن میں الجھا ہوا تھا کہ ٹرین کی رفتار ہلکی ہونے لگی، کوئی بڑا اسٹیشن آ رہا تھا، بڑے بڑے کارخانوں کی روشنیاں گزرنے لگیں، پھر ایک بہت کشادہ ریلوے یارڈ آ گیا اور ٹرین جلگاؤں کے اسٹیشن میں داخل ہو گئی۔ میرا ڈرامہ ٹرین کے پلیٹ فارم پر رکنے کے بعد شروع ہونا تھا۔ ٹرین پلیٹ فارم پر پہنچ گئی تھی، یہاں مسافر زیادہ نہیں تھے۔ اچانک میری نگاہ پلیٹ فارم پر گیٹ کے پاس پڑی اور میرے اندر سے جیسے آواز آئی، پھنس گئے ہو۔ پلیٹ فارم پر مسلح پولیس کی بھاری نفری کھڑی تھی، ان میں 2 پولیس انسپکٹر بھی تھے۔ وہ سب ٹرین کے ڈبوں کی طرف دیکھ رہے تھے جو آہستہ آہستہ گزر رہے تھے۔ اس دوران خفیہ پولیس والا دروازے میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے پولیس کی طرف ہاتھ ہلایا۔ اب میرے لیے فرار ہونے کی کوئی جگہ نہیں تھی، کیونکہ اپنے آدمی کو دیکھ کر سپاہی ریفلیں لیے میرے والے ڈبے کی طرف دوڑ پڑے تھے، اور جیسے ہی ٹرین رکی سپاہی ڈبے میں گھس آیا۔ خفیہ پولیس والے نے میری طرف اشارہ کیا۔ ایک سپاہی وہیں ریفل میری طرف تان کر کھڑا ہو گیا اور 2 سپاہی میری طرف لپکے۔ انہوں نے آتے ہی مجھے بازوں سے پکڑ لیا اور کھینچتے ہوئے ڈبے سے باہر لے آئے۔ پولیس انسپکٹر بھی وہاں گئے تھے، انہوں نے میری طرف گھور کر دیکھا۔ خفیہ پولیس والا ان کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور ان سے کچھ کہہ رہا تھا۔ ایک کالے سے انسپکٹر کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، اسے ہتھ کڑی لگا کر لے چلو۔ اسی وقت میرے ہاتھوں کو ہتھ کڑی لگا دی گئی۔ میں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے بلند آواز میں ان سے پوچھا، تم نے ایک شریف شہری کو کس لیے پکڑا ہے؟ میرا جرم کیا ہے؟ بڑی بڑی مونچھوں والے پولیس انسپکٹر کے ہاتھ میں بید کا ڈنڈا تھا۔ اس نے ڈنڈا اپنے ران پر آہستہ آہستہ مارتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ تمہیں ابھی تھوڑی دیر میں معلوم ہو جائے گا۔ لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ مونچھوں والے کالے پولیس انسپکٹر کے حکم سے ایک سپاہی نے میری جیبوں کی تلاشی لیا۔ میری پتلون کی جیب سے بال پوائنٹ اور رقبی جیب سے کچھ روپے اور سکے نکلے۔ انسپکٹر نے کہا، ان چیزوں کو بھی اس کی جیب میں ہی رہنے دو۔ اس کے جوتے دیکھو۔ میرے جوتے اتروا کر دیکھے گئے، ان میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ مجھے لے کر اسٹیشن سے باہر آ گیا۔ باہر پولیس کی 2 گاڑیاں اور ایک جیپ کھڑی تھی۔ مجھے ایک جیپ میں بٹھا دیا گیا۔ 4 سپاہی میرے ارد گرد گھیرا ڈال کر بیٹھ گئے اور پولیس کی گاڑیاں شہر کے کسی تھانے کی طرف چل پڑیں۔ میرا خیال ہے کہ آدھی رات گزر چکی تھی۔ اس وقت جلگاؤں شہر کی سڑکیں خالی خالی تھیں، کہیں روشنی ہو رہی تھی اور کہیں اندھیرا تھا۔ یہ میرے لیے بالکل نیا شہر تھا۔ دور دور آبادیاں بھی تھیں جن کی روشنیاں جھلملا رہی تھیں۔ سڑک کی ایک جانب اونچی عمارتیں بھی تھیں۔ بمبئی دلی جتنا بڑا شہر نہیں تھا، لیکن بڑا گنجان آباد لگتا تھا۔ جیپ چونکہ کھلی تھی اس لیے یہ سارا منظر میں دیکھ رہا تھا۔ ہماری جیپ آگے جا رہی تھی، پولیس کی دونوں گاڑیاں ہمارے پیچھے آ رہی تھیں۔ میری گرفتاری کے لیے جلگاؤں کی پولیس نے جو اہتمام کیا تھا، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی تھی کہ ان کے نزدیک میں کوئی بڑا خطرناک اور اہم جاسوس ہوں، اور ان کے پاس میری ساری نہیں تو گوالیار سے فرار کی رپورٹیں ضرور مل چکی ہیں۔ تھانے میں پہنچ کر مجھے اس کا ثبوت بھی مل گیا۔ مجھے پولیس اسٹیشن کے ایک کمرے میں لے جا کر فرش پر بٹھا دیا گیا۔ جس کانسٹیبل کی زنجیر میری ہتھ کڑی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، وہ میرے سر پر بندوق لیے کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بڑی بڑی مونچھوں والا پولیس انسپکٹر اپنی ہتھیلی پر بید کی سوٹی آہستہ آہستہ سے مارتا اندر داخل ہوا۔
اس کے ساتھ 2 پولیس کے مسلح سپاہی بھی تھے۔ ایک سپاہی نے فائل اٹھا رکھی تھی۔ انسپکٹر کرسی کھینچ کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے سپاہی سے فائل لے کر کھولی اور ورق گردانی کرتے ہوئے ایک جگہ نظریں جما کر پڑھنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ معاملہ سنگین ہے۔ ان لوگوں کے پاس ممکن ہے میری کمانڈو سرگرمیوں کا پورا ریکارڈ موجود ہو، کیونکہ کئی شہروں کے پولیس اسٹیشنوں پر میری فوٹو موجود تھی، اور بہت ممکن ہے کہ مجھے شکل سے پہچانا گیا ہو۔ خفیہ پولیس والوں کی نظریں بڑی تیز ہوتی ہیں، آپ چاہے اپنا حلیہ کتنا تبدیل کر لیں، خفیہ پولیس کی نظریں اپنے ایک حساب سے آپ کو پہچان لیں گی۔ ان کی نگاہوں سے محفوظ رہنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آدمی اپنے چہرے کی پلاسٹک سرجری کروائے۔ پولیس انسپکٹر نے فائل میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس آدمی کو پہچانتے ہو؟ میں نے کھلی فائل پر نگاہ ڈالی۔ کونے میں میری تصویر لگی ہوئی تھی۔ اس فائل میں میری بغیر داڑھی مونچھوں والی تصویر رکھی تھی۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور منہ دوسری طرف کر لیا۔ انسپکٹر نے بیچ سے میری ٹھوڑی کو اونچا کرتے ہوئے کہا، ایک بار غور سے دیکھو اور جواب دو، یہ کس کی تصویر ہے؟ میں نے کہا، میری تصویر ہے۔ پولیس انسپکٹر نے کہا، تو پھر یقین کر لو کہ ہمیں تمہارے متعلق ایک ایک بات معلوم ہو چکی ہے۔ میں نے کہا، اگر آپ کو سب کچھ معلوم ہے تو پھر مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ پولیس انسپکٹر مسکرایا، آدمی تم تجربہ کار لگتے ہو۔